हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स पे। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से। बाकी इसी भी जैसे कि आपको पता है DSSB 2024 जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम्स उसने लिए सबकी आंसर की रिलीज़ कर चुकी है। और उसी में से मैं एक आंसर की लेकर आया हूँ आपके लिए, PGT इकोनॉमिक्स, जिसके आज हम मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। 21/7/2024 की ये शिफ्ट है, मतलब बहुत रीसेंट है। अभी एक महीना भी नहीं गुजरा और आंसर की आपके सामने है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है उन बच्चों के लिए जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो वो बच्चे मान सकते हैं कि DSSB ने अपना ही पैटर्न लीक कर दिया। बिल्कुल आप कह सकते हो, मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे आपके एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीरियसली लो और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर की सॉल्व करो। बल्कि मैं कहता हूँ सारी ही आंसर की सॉल्व कर लो। जो आपका स्टडी मटेरियल है इसके अलावा वो सब आप कहीं बांध के रख दो और सिर्फ पेपर्स ही सॉल्व करो। एक पेपर तो आज मैं आपको सॉल्व करा ही रहा हूँ जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे। और भी आंसर की सही है। जिस बच्चे के पास जो भी आंसर की है वो आप मुझे भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा मान लो किसी को डाउट भी चल रहे हैं, वो भी आप भेज सकते हो। मैं बाकायदा उसको शूट करूँगा और अपलोड करूँगा, तो आपको वहाँ से इजी रहेगा समझना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो आपको ना एक टेलीग्राम चैनल का लिंक और मिल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको ये वाली PDF या फिर और भी PDF सब वहीं मिल रही होगी, तो ज़रूर आप उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी सीधा चलते हैं, आज के पेपर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। टोटल 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिल रहे हैं। हालांकि मीडियम जो है वो हिंदी है, बट इंग्लिश वाले बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो। मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता चलूँगा ताकि उनको भी समझ आ सके। अब पहला क्वेश्चन देखो बोट एंड स्ट्रीम से है। हिंदी वाले बच्चे अपना पढ़ते रहना, इंग्लिश में मैं थोड़ा ट्रांसलेट करता चलता हूँ। कहते हैं एक रिवर में जो वाटर का फ्लो है, मतलब जो वाटर की स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर आवर। डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी है। कहते हैं एक बोट डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर चल सकती है और अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर चल सकती है एक सेम टाइम में। बाकी यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन पूछे हैं। सेम बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लेगी। अब यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, और कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटे हैं। होता है क्या है, देखो अगर आप सेम टाइम के लिए दो ऑब्जेक्ट्स को चलवाते हो तो वो दोनों ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस चलेंगे तो उस डिस्टेंस का रेशियो बिल्कुल वही होगा जो उनकी स्पीड्स का रेशियो है। और छोटा करके मैं इसको बता देता हूँ। अगर जो सेम टाइम के लिए दो ऑब्जेक्ट्स चलेंगे तो उनकी स्पीड और डिस्टेंस का सेम रेशियो होता है। अब यहाँ देखो सेम टाइम के लिए ही आपने यहाँ चलवाया है पहले बोट को डाउन स्ट्रीम में, यानी कि B+W में, और बोट ने चला 36। फिर उसी सेम टाइम के लिए आपने अप स्ट्रीम में भी चलवाया, बोट ने चला 30। अब इसका रेशियो चेक करोगे तो आपको मिल रहा है 6 और 5। तो 6 और 5 डिस्टेंस का तो रेशियो है ही, बट ये स्पीड का भी है क्योंकि सेम टाइम के लिए बोट ने चले। अब इसको स्पीड का रेशियो आप कंसीडर करते हुए बोट और वाटर को अलग अलग कर लो। आपको अच्छे से पता है दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो बोट की स्पीड आ जाती है, और दोनों को घटा के आधा करते हो तो आपको वाटर की स्पीड मिलती है। हालांकि वाटर की स्पीड आपको गिवन है, देखो 2 किलोमीटर पर आवर, और ये 0.5 का 4 टाइम्स है। आप यहाँ भी 4 टाइम्स करो और बोट की स्पीड आपको मिल रही है 22 किलोमीटर पर आवर। अब आपके पास बोट की भी स्पीड है, वाटर की भी है, यहाँ लिख देते हैं। बोट की स्पीड 22 है और वाटर की स्पीड तो गिवन ही है 2। अब आपको करना क्या है, देखो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर इसको डाउन स्ट्रीम में चलाना है, यानी B+W की स्पीड से, आप बोलोगे 24। और 36 किलोमीटर चलवाना है अप स्ट्रीम में, यानी B-W की स्पीड से, यानी कि 20। अब ये दोनों टाइम बस आपको जोड़ने हैं। आप इसको कैलकुलेट करो, 6 से आप इसको काट लो 5 बारी और 4 बारी, 4 से आप 9 बारी और 5 बारी काट सकते हो। बाकी LCM लोगे आप 20 बनेगा, और सॉल्व आप करोगे 61, तो 61/20 बन रहा है, जिसको आप 3 घंटे तो पूरा लिख सकते हो। और ऊपर का ना 1/20 घंटे और भी है, जिसको आप मिनट्स में बनाने के लिए इंटू 60 कर लो, तो आपको पता चलेगा 3 घंटे के साथ 3 मिनट और। तो ऑप्शन नंबर D आपको नज़र आ रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एवरेज का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मान लो अगर पेपर में ये दोनों क्वेश्चन है आपके सामने और थोड़ा बहुत टाइम आपका फालतू लगा भी है पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप उसको कवर कर सकते हो। 2-3 सेकंड का ये सॉल्यूशन है। 13 नंबर्स का एवरेज दे रखे हैं 9। हर नंबर को, ईच नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो न्यू एवरेज क्या होगा? बड़ा आसान है, आप समझ रहे हो। जो भी आप हर नंबर के साथ करोगे वही एवरेज के साथ होगा। आपने हर एक नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो एवरेज भी अब 9 नहीं रहेगा, 9 का 9 गुना हो जाएगा, यानी नया एवरेज 81। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा बट आसान क्वेश्चन है अगर आपने जॉइंट वेरिएशन पढ़ा है तो। कहते हैं एक पिलर है यहाँ पर और उस पिलर की शेप है क्यूबॉइडल, हालांकि जो उसका बेस है वो स्क्वायर है। और यहाँ एक्चुअली बात हो रही है लोड की, कि इस पिलर का जो लोड है, मतलब जितना ये लोड ले सकते हैं, अधिकतम भार जो धारण कर सकते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पढ़ो आप यहाँ पर देखो, आधार की भुजा की लंबाई की 5 घात के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब है ये लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको लिखना आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए आपको के कांस्टेंट लेना होता है। और किसके है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो जो इसका बेस है यानी स्क्वायर, उसकी साइड जो कि हम ए मान लेते हैं, ए की पावर 5 के। साथ साथ आपको बताया कि यही लोड इन्वर्स प्रोपोर्शनल भी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है किसके? हाइट के स्क्वायर के। तो ऐसे आपको लिखना होगा। और अब ये जॉइंट वेरिएशन आपको बनाना है, तो यहाँ से आप लोड को लिख सकते हो के इंटू में, के का मतलब कांस्टेंट, के इंटू में ए की पावर 5 अपॉन में हाइट का स्क्वायर। तो इससे आगे बढ़ते हैं, देखो दोबारा से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो एल यानी लोड है वो के इंटू में ए की पावर 5 अपॉन में एच स्क्वायर है। अब यहाँ इसने बताया है कि जब पिलर की हाइट है 16 और जो स्क्वायर है मतलब जो बेस है उसकी साइड है 2, तो लोड लिया जा सकता है 640। यहाँ से आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करोगे और आप वैल्यू निकालोगे के की। तो एल की जगह आप 640 लिखो, इक्वल्स टू में के की जगह के लिखा रहने देते हैं। और क्योंकि 8 2 है तो 2 की पावर 5 आपको अच्छे से याद है 32 होती है। और हाइट 16 है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। अच्छा, यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, जितना भी होता है 32 से ना 8 बारी ये नंबर कटते हैं। और आप कह सकते हो कि के की वैल्यू ना 640 इंटू 8 है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करने की, आप ऐसे ही छोड़ दो 640 इंटू 8। अब फिर से मुझे एक बारी हटाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, देखो कि नया लॉट निकालो जब आपकी जो हाइट है वो 12 हो जाती है और जो स्क्वायर है उसकी साइड 3 हो जाती है। तो पहले तो आप सेम फार्मूला लिख ही लो, ये था यहाँ लोड का फार्मूला। और लोड ही हमें अब की बारी निकालने हैं। के की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपको ध्यान होगा 640 इंटू में 8, तो आप के की जगह लिखो। ए का मतलब आप समझ रहे हो 3, 3 की पावर 5 आपको याद होनी चाहिए 243 अपॉन में एच स्क्वायर, क्योंकि हाइट 12 है तो 12 का स्क्वायर 144। और बिल्कुल आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जॉइंट वेरिएशन पे ही क्वेश्चन था। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहते हैं पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 30 घंटे में पानी से भर सकते हैं। तो आप लिख लो यहाँ पी प्लस क्यू जो है वो 30 आवर्स में टंकी भर सकते हैं। जबकि अगर आप इस टंकी को भरवाते हो अकेले पी से, तो टैप पी इसको 80 आवर्स में भर सकते हैं। आप यहाँ से एलसीएम ले लो, आपको मिलेगा इसका एलसीएम 240 आप कह सकते हो। तो 240/38 होता है और 240/83 होता है, यानी पी की एफिशिएंसी आपको 3 मिल रही है, जबकि दोनों की एफिशिएंसी 8 है। तो 8 में से पी 3 है तो आप बोलोगे क्यू की एफिशिएंसी हुई 5। अब आपको देखो क्या बताना है कि क्यू अकेले उस टंकी का 3/4 हिस्सा पानी से कितने घंटे में भरेगा। तो वैसे तो देखो क्षमता इस टंकी की 240 है, बट हमें 3/4 भरना है, तो आप 3/4 निकालोगे तो ये 180 बना। और अकेले क्यू से भरवाना है जिसकी क्षमता 5 है, तो 36 आवर्स लगेंगे, यानी डी ऑप्शन है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फिर से पाइप और टंकी से ही क्वेश्चन है। कहता है पाइप ए अकेले एक खाली टंकी को 32 घंटे में भर सकते हैं, लिखते चलते हैं 32 आवर्स, जबकि पाइप बी इसी टंकी को ना 32 घंटे में भर सकते हैं। मतलब दोनों का ही टाइम सेम है, तो एलसीएम भी 32 ही आएगा और एफिशिएंसी आप समझ रहे हो 1 और 1 इक्वल एफिशिएंसी आएगी। अब कहते हैं एक साथ दोनों को चलाया जाता है और आधा हिस्सा भरने में उनके द्वारा लिया गया समय। तो आधा हिस्सा मतलब 32 का 1/2 कर लो आधा, तो आपको पता चलेगा 16 हिस्सा भरना है दोनों से मिलकर, दो की क्षमता से, तो आप बोलोगे 8 घंटे लगेंगे। तो ये भी आसान क्वेश्चन आप कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। यहाँ आपको बता रखा है कि 66 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस है किसी सर्कल की, तो उस सर्कल की जो रेडियस है वो बराबर है एक हेमिस्फेयर की रेडियस के, और उसी हेमिस्फेयर का आपको निकालना है वॉल्यूम। तो जैसे कि आपको पता है सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि परिधि होती है 2πr, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, सॉरी आर लिखना है यहाँ में, और ये हमें गिवन है 66। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको मिलेगी 7 × 3 21/2। तो रेडियस 21/2 है, यानी हेमिस्फेयर की भी रेडियस जो है 21/2 ही है, और उस हेमिस्फेयर का हमने वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको पता है 2/3 पाई इंटू में r³ यानी 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। बाकी आप यहाँ से इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 7×3 से 21 से 21 कटा, 2 से आप काटोगे 11 बारी, इस 2 से इस 2 को काट लो, तो 11 इंटू 441/2। तो आप चेक कर लेना आंसर इसका ठीक है या नहीं, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि कितने, पूछा जा रहा है कितने समय में, मतलब टाइम वर्षों में बताना है, कितने समय में 4200 रुपये का, मतलब ये प्रिंसिपल है, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट 840 हो जाएगा। हालांकि यहाँ फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट एक आसान तरीका जो मुझे नज़र आ रहा है, जो पेपर की अच्छी अप्रोच है, वो क्या है, देखो 840 यहाँ पर कंबाइंड इंटरेस्ट है। कंबाइंड इंटरेस्ट का मतलब 2 3 4 5 साल जितने भी साल है उन सब का मिलाकर, और अगर आप प्रिंसिपल रखते हो नीचे इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उन सभी वर्षों की ब्याज दर मिलाकर है ये। अब यहाँ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा, बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 3%, और इनटू में नंबर ऑफ टाइम मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, और उन्होंने ही मिलाकर 20% कुल मिलाकर ब्याज बनाया है, तो टाइम आप निकाल सकते हो 20/3, और आप समझ रहे हो 6.67। तो आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 8 पर। यहाँ आपको टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन मिल रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से। कहता है 1 घंटे के लिए आप 75 की स्पीड से चलते हो, फिर 1.5 घंटे के लिए आप किसी ऐसी स्पीड से चलते हो, तो कार की जो एवरेज स्पीड निकल कर आती है वो 60 km/h निकल कर आती है। तो आपको बताना है कि ये वाली स्पीड क्या थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप टोटल टाइम बताओ मुझे कितने घंटे कार ने चले। अब बोलोगे 1 घंटे यहाँ और 1.5 घंटा यहाँ, यानी कि 2.5 घंटे। तो 2.5 घंटे में जो कार की स्पीड रही पूरे रास्ते, यानी कि एवरेज स्पीड वो 60 रही, तो इसका मतलब कार ने टोटल मिलाकर चला 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर में से आप ध्यान से देखो, पहले 1 घंटे की स्पीड है 75, तो 75 तो यहीं चला होगा, तो बाकी का 75 जो बचा वो कार ने चला है एस स्पीड से, और वो भी कितने घंटे में, आप बोलोगे 1.5 घंटे से। तो अगर आपको एस की वैल्यू निकालनी है, तो जो डिस्टेंस आपने चला है जितने टाइम में चला है उसे डिवाइड कर लो 3/2 से, 2 ऊपर, तो यहाँ से आपको मिलेगा एस की वैल्यू 50, यानी 50 की स्पीड थी एस। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको इन सभी नंबर्स का निकालना है HCF, और HCF का मतलब यहाँ क्या होगा कि एक कॉमन फैक्टर जो आपको मिल रहा होगा तीनों जगह, वही इनका HCF है। मतलब बेसिकली आपको यहाँ फैक्टर्स करनी है। अब फैक्टर्स आपको कैसे करने हैं, देखो थोड़ा एल्जेब्रिक है, फार्मूला बेस्ड है, बेसिक फार्मूले लगेंगे। आप x की पावर 4 - 16 को देख रहे हो,
तो आप इसको लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, बल्कि 4 स्क्वायर नहीं, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फर्दर फैक्टर आपको मिलेंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है एक्चुअली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके दो फैक्टर होते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरीके से देखो मैं आपको फैक्टर्स करके दिखा रहा हूँ अगले नंबर के फैक्टर्स करना और भी आसान है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए यहाँ पर एक्स होगा और बी जो होगा वो होगा 2, यानी ये x माइनस 2 का होल क्यूब है। अब x माइनस 2 देखो आपको यहाँ भी मिला था और यहाँ तो खैर x माइनस 2 आपको 3 बारी मिल रही है, तो अभी तक आप कह सकते हो इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो x माइनस 2 है। अब तीसरे नंबर के और भी फैक्टर्स कर लेते हैं। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है और कोई सीधा सीधा भी कोई ऐसा एल्जेब्रिक फार्मूला नहीं है। आप करो क्या, यहाँ से एक्स स्क्वायर को ना कॉमन ले लो, तो x माइनस 2 आप लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से -4 को कॉमन ले लो, तो आप आगे लिखोगे x माइनस 2, और फर्दर आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और आगे x माइनस 2। तो यहाँ भी देखो प्रूफ हो गया कि x माइनस 2 यहाँ भी कॉमन फैक्टर है। तो क्योंकि x माइनस 2 आपको तीनों जगह फैक्टर मिल रहे हैं, तो वही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी वही इनका HCF है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है ये भी, अगर आप चाहो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, तो इसका मतलब होगा 0.008, और ऐसे आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। स्पेशल आप बस ये कर सकते हो कि जब आप डेसिमल सभी का हटाओगे, या फिर डेसिमल हटाने से पहले भी आप एक छोटा सा काम करो, यहाँ एक एक ना ज़ीरो बढ़ा लेते हैं। ज़ीरो बढ़ाने से क्या होगा कि जब आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ देखो नीचे 2 2 4 और 2 6 ज़ीरो नीचे जाएगी, और उसी तरीके से यहाँ भी जब आप डेसिमल हटाओगे तीनों नंबर्स के, तो यहाँ भी 6 ज़ीरो नीचे जाएगी। तो आप उन 6 ज़ीरोज़ को नीचे लेकर आ सकते हो, लिख लेते हैं यहाँ, और इनटू में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब ऊपर जो नंबर्स हैं ये सब 20 बन चुके हैं, 20 का क्यूब 8000 होते हैं। आपको ध्यान होगा हमने एक ज़ीरो बढ़ाई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ 20, और यहाँ है 2, तो 2 का क्यूब 8 होता है। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे, 8 अगर आप घटाते हो तो 7992 आता है, और इधर 6 ज़ीरोज़ है, इनटू में 8। 8 से आप इसको काट लो, 8 9 से 72, फिर 9 बारी, फिर 9 बारी, और ऊपर 3 9 है, जबकि नीचे 6 ज़ीरो है। तो 6 से पहले आपको डेसिमल प्लेस करने हैं, तो यहाँ आप डेसिमल ले सकते हो, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कहते हैं एक आर्टिकल को ना हमने 119 में बेचा, मतलब ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें 15% का लॉस हुआ। अभी हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कितने में बेचना होगा। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता ही है, और 15% लॉस पर आपने बेचा था, यानी उस टाइम पर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 85 हुआ। तो अगर ये 85 की वैल्यू है, तो आप समझ रहे हो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 15% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस बनेगा 115। सिंपली आपको सॉल्व करना है, आप 17 का टेबल पढ़ो 5 टाइम्स, और यहाँ 7 टाइम्स, और फर्दर इसको 5 से 23 बारी काटोगे, और 23 7 से होते हैं 161। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। समझने वाला क्वेश्चन है। 32 मीटर डायमीटर आपको गिवन है, व्यास का मतलब डायमीटर, और 12 मीटर हाइट। तो ये आपको बता रखा है डायमीटर और हाइट एक कोनिकल टेंट की, मतलब एक कोनिकल टेंट आपको बनाना है इस तरीके से। कोन आपको पता है ये होता है, बट जो टेंट आपको लगाना है तो आप कभी भी ज़मीन पे नहीं लगाते, बेस पे नहीं लगाओगे। तो आपको मतलब है देखो इससे, ये जो साइड का है यानी कर्व्ड, और कर्व्ड सरफेस एरिया अगर आप निकाल लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगेगा। जबकि एल हमारे पास नहीं है, एल स्लैंट हाइट होता है,
जिसका फार्मूला आपको पता है अंडर रूट में h² प्लस r² होता है, दोनों ही आपके पास है। h की बात करिए तो 12 है यानी 144, और डायमीटर 32 है तो रेडियस 16 हुआ, और 16 का स्क्वायर होता है 256। आप ऐड करोगे 400, 400 का अंडर रूट 20, तो एल की वैल्यू आपको 20 मिल जा रही है यहाँ से। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। हालांकि आप एल को निकालने के लिए पाइथागोरस जो ट्रिपल एट होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। अब आगे कहते हैं कि जो ये टेंट हमने बनाना है तो ये कपड़े से बनाना है जिसकी चौड़ाई तो फिक्स है 5/7 मीटर, और पूछा जा रहा है कि उसको कितनी लंबाई तक कपड़े को लेना होगा। तो कपड़े का मतलब यहाँ पर है रेक्टेंगल से, आपको रेक्टेंगल का एरिया इक्वल करना है इस शंकु के कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालोगे पाई आर एल, यानी पाई आर का मतलब यहाँ पर 16 है, और एल अभी आपने निकाला है जो कि 20 आया था, और इसको इक्वल करोगे उस कपड़े के एरिया के जो कि शेप है रेक्टेंगल, और उसकी लेंथ आपको निकालनी है जबकि चौड़ाई 5/7 है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 ने काटा 4 बारी, तो 22 इंटू 4 88 होते हैं, और 88 इंटू 16 जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा 1408। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि किसी बिस्तर का जो सेलिंग प्राइस है वो उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 10 टाइम्स हो जाता है, तो प्रॉफिट जो है वो 11 टाइम्स हो जाता है। आपको यहाँ ना दो सेलिंग प्राइस लिखने हैं। आप मान लो कि पहले वाला जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपये था, और जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो 10 गुना करने के बाद आप बोलोगे 1000 का हो गया। बाकी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, बट दोनों के लिए सेम ही होगा। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो अगर यहाँ 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो इधर वो प्रॉफिट 11 टाइम्स हो गया। आप बोलोगे यहाँ 11 यूनिट का प्रॉफिट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों सेलिंग प्राइसेस का डिफरेंस करना है जो कि 900 बन रहे हैं, और ये 900 एक्चुअली में वैल्यू है इन दोनों के डिफरेंस की, यानी 10 यूनिट की। और अगर 10 यूनिट की वैल्यू 900 है तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 90 हुई, यानी कि जो 100 में हमने इनिशियली बेचा था तो 90 उसमें प्रॉफिट था, और अगर 100 में से 90 प्रॉफिट है तो यानी कॉस्ट प्राइस हुआ 10 रुपये। अब आपको यहाँ निकालना है, देखो इनिशियल प्रॉफिट परसेंट, मतलब इनिशियली 10 रुपये वाला सामान आपने 100 में बेचा था यानी आपको 90 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ताकि आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाए, और आंसर आपका होगा 900%। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये बात। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। CI का ये क्वेश्चन है। कहता है नरेश ने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर इतना पैसा जमा किया है, और उसको जो इंटरेस्ट मिलते हैं 2 साल बाद वो पूछा जा रहा है कितना है। तो 20% को आप चाहो तो कंबाइन कर सकते हो। देखो 2 साल में आपने मिलाकर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, या 2 बारी में आपने मिलाकर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, ये वो फार्मूला है जो आपको इकट्ठा करके बताता है। एक्स और वाई का मतलब दोनों साल का रेट है और वो 20 ही है, तो 20 गुना 20 आप समझ रहे हो 400/100। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 44% इंटरेस्ट हमने टोटल मिला कर लिया, और इंटरेस्ट 44 है और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 है, तो यानी हमें इसका मिलने जा रहा है 144%। आपको मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसलिए मैंने 144 लिखा है। और सिंपली आपको ना 43900 का 144% निकालना है। आप पूरा मत कैलकुलेट करो, यूनिट डिजिट आप सिर्फ चेक कर लो। 9 4 36 का 6, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको 6 मिल रहा है यूनिट डिजिट, यहीं आप छोड़ सकते हो, ये आंसर है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। DI का ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। आपको एक पाई चार्ट दिखा रखा है और बता रखे है कि एक बुक को बनाने के लिए किस एरिया में कितना % खर्च आता है वो आपको बता रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहते हैं कि 5500 कॉपियाँ हमने पब्लिश की है, और उन पर परिवहन लागत का मतलब है देखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको नज़र आ रही है 10%, और इन्होंने 10% की वैल्यू बताई है हमें
82500। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल 5500 कॉपी बनाने में कितना खर्चा आया होगा, तो आप बोलोगे 10% की वैल्यू तो है ही, 100 की निकाल लेते हैं। तो एक ज़ीरो आप और बढ़ा दो, यानी ये कॉस्ट प्राइस है 5500 किताबों का। अब आगे आप क्वेश्चन पढ़ोगे देखो, तो उसने बोला है 25% का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये तो है देखो सीपी, और 25% आपको प्रॉफिट भी चाहिए, तो यानी आप 125% पे बेचोगे इसको। और ये सेलिंग प्राइस है उन सभी बुक्स का, और जबकि हमसे पूछा जा रहा है प्रत्येक का, तो 5500 से आप डिवाइड भी करोगे ताकि एक का आ जाए। बस सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेट इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप इसको ना देखो ऐसे सॉल्व भी करके चल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ लिखो। बेसिक कैलकुलेशन है। 4000 का 40% आप समझ रहे हो 1600 होते हैं। 1600 का 20% आप बोलोगे 320 होते हैं। और लास्ट में आपको 320 का 5% निकालना है। 10% तो 32 होगा, सिर्फ एक ज़ीरो काट देनी होती है 10% निकालने के लिए। और 10% अगर 32 होगा तो 5% तो 32 का आधा है, यानी आंसर रहेगा 16 रुपये। 17 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहते हैं राकेश का जो मासिक वेतन है, मतलब उसकी जो मंथली सैलरी है वो 14,000 है। हालांकि वो किराए पर खर्च करता है 5500, और जो बिल्स होते हैं उसके 2500 वहाँ भी खर्च करते हैं, और बाकी का वो मंथली सेविंग बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो 5500 और 2500 ये होते हैं 8000। तो उसका खर्चा हर महीने 14000 में से है 8000। तो आप बोलोगे 6000 वो हर महीने बचाते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है एक वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। एक वर्ष का मतलब है 12 महीने की, जबकि ये एक महीने की है। बट इन्होंने ये भी बताया कि अपने जन्मदिन वाले महीने में, मतलब जिस महीने उसका जन्मदिन होता है, तो उस महीने की कोई बचत वो नहीं करता। मतलब 6000 जो हर महीने बचत करता है, जन्मदिन जिस महीने है उस महीने वो जन्मदिन मनाने के लिए ही वो पैसे उड़ा देते हैं। तो उसका मतलब 6000 के हिसाब से उसकी सेविंग हुई 11 महीने। तो टोटल सेविंग जो उसने एक साल में करी वो होगी 66,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुए हैं, एसएससी ने भी रिपीट किया है। समझाता हूँ मैं आपको क्या कहते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने पेपर दिया। उनमें से एक स्टूडेंट के नंबर दूसरे से 9 ज़्यादा है। हम मान लेते हैं ए और बी वो दो स्टूडेंट हैं, और ए के नंबर 9 ज़्यादा है बी से। अब कहते हैं उसके अंक दोनों विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के योग का 60% थे। मतलब जिस बच्चे के 9 नंबर ज़्यादा है, यानी ए की बात हो रही है, तो ए के मार्क्स दोनों के सम की कंपैरिजन में 60% है। इसका मतलब है कि अगर आप ए और बी को मिलाकर मान लेते हो दोनों के 100 नंबर हैं, तो अकेले ए के 60 है। आप और छोटा रेशियो बना सकते थे इसको, 3 और 5 आप लिख सकते हो। और इस रेशियो के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है कि ए के जो नंबर, एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने गलती क्या करी है देखो, 3 और 5 जो रेशियो बना है ना, 5 ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ए 3 है। तो हमें तो रेशियो ए और बी का चाहिए, तो आप लिखोगे 3:2। अब दोनों का डिफरेंस आपको 1 दे रखे हैं, मतलब 1 आ रहा है आपका, और अंतर है 9, यानी कि 9 गुना। तो आप 9 गुना दोनों को कर लो, दोनों के मार्क्स आ जाएंगे। एक के मार्क्स, दोनों के मार्क्स पूछ रहा है वो, दोनों विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो आप देख रहे हो यहाँ 27 बन रहा है, यहाँ 18 बन रहा है, तो आंसर आपका होगा 45। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। कहते हैं फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज प्राइस 15345 है। ये क्वेश्चन में देखो गलती भी है, आप समझना। ये है एवरेज प्राइस। अगर मुझे तीनों का प्राइस पता करना है तो मुझे 3 से इंटू करना होगा, यानी तीनों का जो सम है वो होगा इतना। हालांकि उनके प्राइसेस का अलग अलग रेशियो भी दे रखे हैं, और इस रेशियो का अगर हम सम करते हैं तो हमारा बनता है ये सम 15। तो 15 की वैल्यू इतना है। आप 1 की वैल्यू निकालने के लिए 15 से इसको डिवाइड करोगे, तो 3 ने काटा 5 बारी, और 5 ने इसको काटा 3069 टाइम्स। तो एक की वैल्यू 3069 है, और हमसे पूछा जा रहा है सबसे महंगी वस्तु का प्राइस, यानी 7 की वैल्यू
तो 7 × 3069 से जो आंसर आना चाहिए वही सही है, बट यहाँ ऑप्शन में गलती है। और क्यों गलती है वही मैं आपको समझा देता हूँ। ये आंसर आपको तब मिल रहा होता जब इसने ये एवरेज प्राइस ना बोला होता। अगर तीनों का प्राइस मिलाकर इतना होता तब आपको ये आंसर मिलता, लेकिन क्योंकि एवरेज प्राइस बोले हैं तो उसके अकॉर्डिंगली यही सही आंसर माना जाएगा। तो यहाँ आंसर गलत है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, और अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता रखा है एक मानचित्र पर, यानी कि एक मैप की बात हो रही है, और मैप के 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता रखा है 9 सेंटीमीटर। मतलब किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का अंतर 9 सेंटीमीटर है। आगे आपको बता रखा है इस मैप का पैमाना, यानी कि स्केल, जो कि रेशियो में आपको गिवन है। इस रेशियो को ही आपको समझना है। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, देखो कि मैप जो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है वो रियल में इतने यूनिट है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। इस रेशियो का मतलब आपको बड़े ध्यान से समझना है कि अगर आपको मैप में 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस 1 मिल रहा है तो वो रियल लाइफ में, मतलब एक्चुअल में इतना है। यहाँ 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, पहली बात 1 नहीं है, 9 है। तो 9 सेंटीमीटर इसको बनाने के लिए आप समझ रहे हो इंटू 9 करना होगा। तो आप अगर यहाँ इंटू 9 करते हो तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में इतने सेंटीमीटर की दूरी है 2 पॉइंट के बीच में। और आपको ये दूरी देखो सेंटीमीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में बनानी है। तो 81,008 इंटू में 9 से जो आंसर आना था वो सेंटीमीटर में था। बट आप समझते हो, देखो 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं, मतलब 1/100 मीटर होते हैं। और फर्दर 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो मतलब नीचे टोटल 5 ज़ीरो आ गई। और आप यहाँ से कह सकते हो कि 1 मीटर बराबर हुआ 1/1,00,000 किलोमीटर। तो मतलब आपको ना 5 ज़ीरो से इसको डिवाइड करना होगा। और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। पहले इसको 9 से इंटू आप कर लो तो आपको मिलेगा 2700 और 9 1 सा 9 और इतना। और 5 से पहले आप डेसिमल लगाओगे 1 2 3 4 5। तो 72.9 किलोमीटर है एक्चुअली में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ ये पेपर ख़त्म होते हैं। अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगली आंसर की जल्द मैं लेकर आता हूँ, और कोई भी आपका डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। इतना ही रखते हैं आज। थैंक यू।